नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर के जून 2026 को डिस्कस करेंगे। जून 2026 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सबसे महत्वपूर्ण 113 सवाल को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। जो 113 सवाल है सारे के सारे वन लाइनर है, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला क्वेश्चन है कि बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार कब बनी? तो अप्रैल 2026 में बना है। नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद किस तारीख को इस्तीफा दिया और अब वे कहाँ के सदस्य हैं? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा इस्तीफा 14 अप्रैल 2026 को दिया गया था। अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हैं। ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में 10 अप्रैल 2026 को शपथ लिए थे। बिहार के 24वें और भाजपा की ओर से पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के 24वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बिहार में सम्राट चौधरी बने हैं। 15 अप्रैल 2026 को शपथ लेते हैं। सम्राट चौधरी की सरकार में किन दो नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और उन्होंने कब तक काम किया? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं और 29 अप्रैल 1952 से 31 जनवरी 1961 तक ये कार्य करते हैं। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और पहली बार यह कब लगा था? तो कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 29 जून 1968 को लगा था। और आप कमेंट करके बताइएगा इस समय मुख्यमंत्री कौन थे। हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा में किसका स्थान लिया है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा में जस्टिस रंजन गोगोई का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 16 मार्च 2026 को समाप्त होता है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण सिंह ने क्या नया रिकॉर्ड बनाया? तो वे उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य बने हैं। ये रिकॉर्ड है। और ये कब बनते हैं? तो 17 अप्रैल 2026 को। साथ ही ध्यान रखिएगा कि हरिवंश नारायण सिंह ये पहले भी राज्यसभा के उपसभापति थे, लेकिन ये जेडीयू के टिकट पर थे, जनता दल की टिकट पर थे, लेकिन इस बार इन्हें मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, जिससे वह अब खुद अपनी डिग्री दे सकेगी? तो किस संस्था को? एनसीईआरटी संस्था को। और दिया गया है कब है? तो 30 मार्च 2026 को दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद एनसीईआरटी अब कौन सी डिग्रियां दे सकती है? तो यूजी, पीजी और पीएचडी की डिग्री दे सकती है एनसीईआरटी। भारतीय नौसेना में 3 अप्रैल 2026 को शामिल हुए नए युद्धपोत का नाम क्या है? तो जिसका नाम है INS तारागिरी है। INS तारागिरी। INS तारागिरी का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत और किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। सीबीआई ने साइबर ठगों से बचाने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो अभय चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। मोस्ट VVI है कि साइबर ठगों से बचने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है सीबीआई के द्वारा? तो अभय चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि चैटबॉट अभय का मुख्य काम क्या है? तो यह असली और नकली सरकारी नोटिस की पहचान करने में मदद करेगा। INS तारागिरी को औपचारिक रूप से नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है, आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंकों के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस उपकरण की खरीद का समझौता किया है?
तो किया है ट्रॉल असेंबली के लिए, ट्रॉल असेंबली के लिए। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित ट्रॉल असेंबली का मुख्य कार्य क्या है? तो टैंकों के आगे लगकर बारूदी सुरंगों को नष्ट करना मुख्य उद्देश्य, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। तो यहाँ पर लिखा गया है टैंकों के आगे लगकर बारूदी सुरंगों को नष्ट करना और सुरक्षित रास्ता बनाना उद्देश्य है ट्रॉल असेंबली का। नेक्स्ट है कि 975 करोड़ के इस अनुबंध पर किन दो स्वदेशी कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हस्ताक्षर हुआ है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है, मोस्ट वीवीआई है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस तारीख को भारत को नक्सलवाद से मुक्त घोषित करने की ऐतिहासिक घोषणा की है? तो ये घोषणा 30 मार्च 2026 को किया गया है कि भारत अब नक्सल मुक्त हो गया है, और ये घोषणा अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और 30 मार्च 2026 को सरकार ने देश को नक्सलवाद से पूरी तरह आज़ाद करने के लिए क्या लक्ष्य रखा था, क्या समय सीमा रखा था? तो 31 मार्च 2026 रखा था, लेकिन एक दिन पहले ही भारत को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है। साल 2014 में नक्सलवाद 126 जिलों में था, जो मार्च 2026 तक घटकर मात्र कितने जिलों में सिमट गया है? तो सिर्फ 2 जिलों में सिमट गया है। ये भारत सरकार का सराहनीय काम है। नक्सलियों के सफाई के लिए चलाए गए 2 प्रमुख ऑपरेशन कौन से हैं? तो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन कगार। ये दोनों ऑपरेशन नक्सलियों को सफाया करने के लिए चलाया गया था। अप्रैल 2026 में बुलाए गए संसद के विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव था? तो 543 से बढ़कर अधिकतम 850 सीटें करने का प्रस्ताव था। 850 प्रस्तावित सीटों में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें तय की गई थी? तो राज्यों के लिए 815 सीट था, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के लिए 35 सीट था। और आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में राज्यों के लिए कितना सीट है लोकसभा में और केंद्र शासित प्रदेश का कितना सीट है लोकसभा में। आप कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में कितने बहुमत की ज़रूरत थी? तो 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी। 17 अप्रैल 2026 को हुए मतदान में इस विधेयक को कुल कितने वोट मिले और क्यों फेल हो गया? तो पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े, जबकि ज़रूरत था 352 वोटों की, इसलिए यह पारित नहीं हो सका। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में यह कौन सा पहला अवसर था जब सरकार किसी विधेयक को सदन में पारित नहीं करा पाई? तो ये पहला अवसर था जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था, और इसमें महिला आरक्षण हेतु सीटों की वृद्धि की बात कही गई थी। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सीमा तय करना किस साल की जनगणना के आधार पर करने का प्रस्ताव था? तो 2011 की जनगणना के आधार पर करने का प्रस्ताव था। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एनसीईआरटी को कौन सा नया दर्जा मिला है? तो नया दर्जा मिला है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण कब और कहां किया है? तो 10 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया है। दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली की जांच करना, ताकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लैंडिंग कर सके। परीक्षण के दौरान 5 टन के डमी क्रू मॉड्यूल को कितनी ऊंचाई से और किस हेलीकॉप्टर के जरिए गिराया गया?
तो चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए गिराया गया और 3 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे गिराया गया था। क्रू मॉड्यूल को समुद्र में सुरक्षित गिराने के लिए कुल कितने पैराशूटों का इस्तेमाल किया गया? तो चार तरह के कुल 10 पैराशूट का इस्तेमाल किया गया था। 4 तरह के कुल 10 पैराशूट का इस्तेमाल किया गया था क्रू मॉड्यूल को गिराने के लिए। इसरो ने दूसरा एयर ड्रॉप सफल परीक्षण में किन 2 अन्य सेनाओं का सहयोग लिया? तो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का सहयोग लिया है। भारत की पहली मानव युक्त गगनयान उड़ान किस वर्ष होने की संभावना है? तो अगले वर्ष 2027 में होने की संभावना है। इसरो ने गगनयान के लिए ऐसा ही पहला एयर ड्रॉप परीक्षण कब किया था? तो 24 अगस्त 2025 को किया था। समुद्र में गिरने के बाद डम्मी क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित बरामद करने में किसने मदद की? तो भारतीय नौसेना ने मदद की। भारतीय नौसेना ने मदद की है। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो अलीगढ़ में स्थित है, जो अलीगढ़ में स्थित है और देश का 99वां रामसर साइट है। शेखा झील के शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल हो गए, जबकि देश में कुल 99 रामसर साइट रामसर स्थल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो रामसर साइट है उसका नाम है ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी जो ब्रिज घाट से नरोरा तक है और इसे 2005 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। कुल 20 रामसर साइट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे छोटा रामसर साइट कौन है। मध्य प्रदेश के किस विधायक की सदस्यता सहकारी बैंक घोटाले में सजा मिलने के कारण समाप्त कर दी गई है? तो राजेंद्र भारती को दतिया निर्वाचन क्षेत्र से ये विधायक थे। तो जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम दीजिएगा उनके लिए क्वेश्चन भी आई है, बाकी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान के किस जिले में स्थित HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में उद्घाटन से पहले आग लग गई? तो ये कहाँ पर है? तो बालोतरा ज़िले के पचदरा में। फिर से बोलते हैं, बालोतरा ज़िले के पचदरा में, जहां उद्घाटन से पहले ही आग लग गया। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने पर कांग्रेस ने अपने कितने विधायकों को निलंबित कर दिया? तो 5 विधायकों को निलंबित कर दिया। गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लेने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बना है। और ड्राफ्ट करने के लिए जो समिति बनाया गया है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाया गया है UCC का मसौदा तैयार करने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 44 में दिया गया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने इससे पहले किस राज्य की यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का नेतृत्व किया था? तो उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य की। तो याद रखिएगा, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य गोवा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा गुजरात और चौथा छत्तीसगढ़ राज्य होगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में है नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, ये चंद्रमा की यात्रा किया था। तो नासा ने 1972 के अपोलो मिशन के 54 साल बाद चंद्रमा की कक्षा के लिए किस मानव युक्त मिशन को 2 अप्रैल 2026 में भेजा? तो उसका नाम है आर्टेमिस 2 मिशन। आर्टेमिस 2 मिशन। अपोलो आर्टेमिस 1 मिशन था, जिसे
16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा का चक्कर लगाया? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा का चक्कर लगाया, चंद्रमा पर उतरा नहीं, चक्कर लगाया, जिनमें एक महिला, एक अश्वेत यात्री शामिल थे। आर्टेमिस 2 मिशन में शामिल चारों अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या क्या है? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। तो एक का नाम है रीड वाइजमैन, ये कमांडर थे, रीड वाइजमैन कमांडर थे। दूसरा अश्वेत व्यक्ति जो हैं विक्टर ग्लोबल, ये पायलट थे, विक्टर ग्लोबर ये आपके पायलट थे। फिर से बोलते हैं विक्टर ग्लोबर। तीसरा थे क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच ये आपकी महिला थी। जबकि जेरेमी हेसन ये कनाडा के थे, जेरेमी हेसन कनाडा के थे। तो ये चारों नाम याद रखिएगा, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हेसन। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाने वाले कैप्सूल और दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? तो कैप्सूल का नाम है ओरियन। फिर से बोलते हैं कैप्सूल का नाम है ओरियन। जबकि जो रॉकेट था उसका नाम था SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम, स्पेस लॉन्च सिस्टम, जबकि कैप्सूल का नाम है ओरियन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्टेमिस 2 के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से कितनी अधिकतम दूरी तय करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 4,67,171 किलोमीटर। पिछला जो रिकॉर्ड था अपोलो 13 का था। चंद्रमा का चक्कर लगाकर ओरियन कैप्सूल 11 अप्रैल 2026 को कहाँ सुरक्षित लैंड हुआ? तो प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंड हुआ, अमेरिका के सैन डियागो तट पर। नासा का आर्टेमिस 3 मिशन कब प्रस्तावित है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 2027 में प्रस्तावित है। 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारना मुख्य लक्ष्य है। म्यांमार में 5 साल तक सैन्य शासन चलाने के बाद अब कौन वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मिन आंग हेलाइंग, मिन आंग हेलाइंग, जो 10 अप्रैल 2026 को शपथ ली है 11वें राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है कि म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है जहां नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है? तो नेपिडॉव है, नेपिडॉव। राष्ट्रपति बनने से पहले मिन आंग हेलाइंग किस पद पर तैनात थे? तो म्यांमार की सेना के कमांडर इन चीफ के पद पर तैनात थे। नेक्स्ट पॉइंट है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान का सदस्य होने के नाते नए राष्ट्रपति ने क्या वादा किया है? तो लोकतंत्र, शांति, सदस्य देशों के साथ संबंधों को समान करने का वादा किया है। नेक्स्ट है कि म्यांमार के नए राष्ट्रपति मिन आंग हेलाइंग ने अप्रैल 2026 में पारंपरिक नव वर्ष के अवसर पर कितने कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है? तो 4500 से अधिक कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है और 4500 में 179 विदेशी कैदी भी शामिल है। इस आम माफी के तहत म्यांमार के किस पूर्व राष्ट्रपति को जेल से रिहा कर दिया गया है? तो विन मिंट को जेल से रिहा कर दिया गया है। म्यांमार की प्रसिद्ध नेता आन सान सू की सजा के बारे में क्या नया निर्णय लिया गया है? तो उनकी जेल की सजा कम कर दी गई है और उन्हें हाउस अरेस्ट, घर में नज़रबंदी में रखे जाने की संभावना है। अप्रैल 2026 में भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की पहली ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा की है? तो किस देश की? श्रीलंका की पहली ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा की है। ये किया गया है CP राधाकृष्णन जी के द्वारा 19-20 अप्रैल 2026 को।
उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान भारत की सहायता से पुनर्निर्मित किस महत्वपूर्ण रेलवे लाइन पर सेवाओं की बहाली की गई है? तो उत्तरी रेलवे लाइन पर, जो दितवा चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुई थी। श्रीलंका ने भारत के नेतृत्व वाले किस वैश्विक संगठन में शामिल होने का निर्णय किया है? तो IBCA अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल होने का फैसला किया है, निर्णय किया है श्रीलंका ने, और ये भारत के नेतृत्व में काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस। उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल के तमिलों के लिए किस विशेष कार्ड प्रक्रिया को सरल बनाने और विस्तार करने की घोषणा की है? तो OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को, ठीक है। तो OCI जो विशेष कार्ड प्रक्रिया को अब सरल बनाने का घोषणा किया गया है। श्रीलंका के उस जिले का नाम क्या है जहां उपराष्ट्रपति ने भारत की सहायता से बने आवासों और सीता अम्मन मंदिर का दौरा किया है? तो किस जिला में? नुआरा एलिया जिला में, नुआरा एलिया जिला में, जो श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति की यह यात्रा भारत की किस नीति और विजन को मजबूत प्रदान करती है? तो पड़ोसी पहले नीति और महासागर विजन को मजबूती प्रदान करती है। श्रीलंका में दितवा चक्रवात के बाद सड़क संपर्क बहाल करने के लिए भारत की सहायता से किन पुलों का निर्माण किया गया है? तो 3 बेली पुलों का निर्माण किया गया है भारत की सहायता से। यात्रा के दौरान श्रीलंका के किस जिला अस्पताल में मेडिकल वार्ड के निर्माण के लिए समझौता किया गया है? तो मुल्ला तीबू जिला अस्पताल में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर ने भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा कब की? तो 15 से 17 अप्रैल 2026 को करते हैं। 4 दशकों के बाद हुई इस यात्रा के दौरान युवाओं के लिए किस नए प्रोग्राम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच निवेश को आसान बनाने के लिए किस तंत्र पर सहमति बनी है? तो फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म पर सहमति बनी है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोस्ट BBI। तो हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं पीटर मागियार। हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं पीटर मागियार, नए प्रधानमंत्री बने हैं हंगरी के। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मागियार किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो तिस्पा पार्टी से संबंधित है, तिस्पा पार्टी से संबंधित है। पीटर मागियार ने किसे हराकर यह चुनाव जीता है? तो विक्टर ओरबैन को हराकर, जो पिछले 16 वर्षों से लगातार हंगरी के प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। पराजित होने वाले प्रधानमंत्री विक्टर ओरबैन किस पार्टी से थे? तो इनका पार्टी का नाम था फिडेज पार्टी। क्या नाम था? फिडेज पार्टी। नेक्स्ट है कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने ऑस्ट्रिया की किस यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग समझौता किया है? तो मोटान यूनिवर्सिटी के साथ। मोस्ट BBI कर लीजिएगा। IIT दिल्ली ने ऑस्ट्रिया की किस यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग समझौता किया है? तो मोटान यूनिवर्सिटी के साथ में किया है। दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियोंग ने भारत की राजकीय यात्रा की। तो पहला बात, तो जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ली जे मियोंग, और ये भारत की राजकीय यात्रा पर आते हैं। 19 से 21 अप्रैल 2026 को भारत और दक्षिण कोरिया ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का
लक्ष्य रखा है और वर्तमान में कितना अरब डॉलर है, तो वर्तमान में 27 अरब डॉलर व्यापार होता है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। देखिए, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो करेंट अफेयर के लिए वो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही डीप से बनाया जाता है। तो आप दो वीडियो को फॉलो कीजिए, एक पीडी का और एक एसपीडी का। अगर आप दो वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा कोई भी एग्जाम में। पीडी को बहुत ही डीप से बनाया जाता है, क्योंकि इसे बीपीएससी, यूपीएससी और जो बहुत सारे एग्जाम बच्चों देते हैं जो जिसमें करंट अफेयर डीप से पूछा जाता है, तो मेनली उनके बच्चे फॉलो करते हैं, है ना। तो अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपका भी करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप व्हाट्सएप से संपर्क कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि CEPA व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच 2009 में हुआ था, जिसे अब अपग्रेड किया जा रहा है। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में CEPA समझौता 2009 में हुआ था, जिसे अब अपग्रेड किया जा रहा है। कोरियाई कंपनियों को भारत में निवेश और काम करने में आसानी हो, इसके लिए किसकी स्थापना की जाएगी, तो कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना किया जाएगा भारत में। डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस नए सेतु की घोषणा की गई है, तो भारत कोरिया डिजिटल सेतु की घोषणा की गई है। आपसी सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल मनाने का निर्णय लिया गया है, तो साल 2028 में। मोस्ट बीबीए कर लीजिएगा। दक्षिण कोरिया ने भारत के नेतृत्व वाले किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पहल से जुड़ने की घोषणा की है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव से जुड़ने की घोषणा की है। कौन जुड़ेगा, तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2026 की सूची में किन 3 भारतीय या भारतीय मूल की हस्तियों को शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया है रणबीर कपूर, ये कलाकार हैं, तो इन्हें कलाकार की श्रेणी में शामिल किया गया है। दूसरा है सुंदर पिचाई, टाइटन्स की श्रेणी में, और तीसरा है विकास खन्ना, ये इनोवेटर की श्रेणी में शामिल हुए हैं। तो टाइम पत्रिका की वर्ष 2026 की सूची में किन 3 भारतीय या भारतीय मूल की हस्तियों को शामिल किया गया, तो नाम देख लिए, रणबीर कपूर, सुंदर पिचाई और नाम है विकास खन्ना। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और यूट्यूब के CEO कौन हैं, जिनका नाम भी टाइम पत्रिका की वर्ष 2026 की सूची 100 में शामिल है, तो उनका नाम है नील मोहन। क्या नाम है, नील मोहन। और याद रखिएगा, ये यूट्यूब के CEO भी हैं और टाइम पत्रिका की वर्ष 2026 की सूची में 100 के अंदर इन्हें भी शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा किन 6 श्रेणियों में इन प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम जारी किए जाते हैं, तो कितने श्रेणी में, तो 6 श्रेणियों में 100 व्यक्तियों का नाम जारी किया जाता है, प्रभावशाली व्यक्तियों का। तो एक है कलाकार, दूसरा है अग्रदूत, तीसरा है लीडर्स, चौथा है अन्वेषक, उसके बाद है आइकन्स और टाइटन्स। ये श्रेणियाँ हैं, इसे आप ध्यान रख सकते हैं, कभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या वर्ष 2026 की लीडर्स श्रेणी में किसी भारतीय नेता का नाम शामिल है, तो किसी भी भारतीय नेता का नाम शामिल नहीं है। इस वर्ष इस श्रेणी में किसी भी भारतीय नेता का नाम शामिल नहीं है। लीडर्स की श्रेणी में, नेता की श्रेणी में शामिल किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नए प्रधानमंत्री के नाम क्या है, तो एक नाम है वालेंद्र शाह, ये नेपाल के हैं, दूसरा नाम है तारिक रहमान, ये बांग्लादेश के हैं। तो इन दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है, 100 पावरफुल व्यक्तियों के लिस्ट में। उभरते हुए भारतीयों को सम्मानित करने के लिए टाइम पत्रिका अब किस नई सूची का प्रकाशन करेगी, अच्छा सवाल है। अब जो है उभरते हुए भारतीयों के लिए भी एक लिस्ट प्रकाशित करेगा टाइम पत्रिका। उस नई
जो सूची का प्रकाशन होगा उसका नाम क्या होगा? तो टाइम्स ऑफ नेक्स्ट इंडिया। क्या नाम होगा? टाइम्स ऑफ नेक्स्ट इंडिया उसका नाम होगा। टाइम्स ऑफ नेक्स्ट इंडिया सूची का प्रकाशन टाइम पत्रिका किसके सहयोग से करेगी? तो रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से करेगी। जो रिलायंस फाउंडेशन है ये नीता अंबानी के अधीन काम करता है। तो रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से टाइम्स ऑफ नेक्स्ट इंडिया की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। टाइम्स ऑफ नेक्स्ट इंडिया के लिए चुने गए लोगों को दिसंबर 2026 में कहाँ सम्मानित किया जाएगा? तो मुंबई में सम्मानित किया जाएगा दिसंबर 2026 में। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लागू अपनी किस नीति में बड़ा बदलाव करते हुए घातक हथियारों के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है? तो शांतिवादी नीति में बड़ा बदलाव किया है जापान, और घातक हथियारों के निर्यात से संबंधित प्रतिबंध को अब हटा लिया है। इसका मतलब अब निर्यात करेगा घातक हथियार को भी जापान। हथियारों के निर्यात का यह निर्णय 21 अप्रैल 2026 को किसकी अध्यक्षता में हुई? तो प्रधानमंत्री सनाई तकाईची की अध्यक्षता में होती है। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है सनाई तकाईची। जापान अब किस घातक हथियारों का निर्यात कर सकेगा? तो युद्धपोत, लड़ाकू विमान और ड्रोन का निर्यात कर सकेगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध के बाद युद्ध विराम किस तारीख से प्रभावी हुआ है? तो 8 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है। युद्ध विराम के बीच अमेरिका और ईरान के बीच समझौता वार्ता 11-12 अप्रैल 2026 को कहाँ आयोजित की गई जो निष्फल रही? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। मोस्ट डीवीआई पॉइंट है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 अप्रैल को युद्ध विराम के बारे में क्या नई घोषणा की है? तो युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। ईरान ने युद्ध विराम के लिए कौन सी प्रमुख शर्तें रखी है? तो ईरान का शर्त है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी नियंत्रण हो। ये पहला हो गया। दूसरा है परमाणु संवर्धन अधिकारों की मान्यता मिले ईरान को, और अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना। ये 3 शर्त रखा है ईरान। नेक्स्ट है कि कूटनीतिज्ञों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप के लिए युद्ध विराम बढ़ाना किस अधिनियम के कारण मजबूरी हो सकती है? तो 1973 के युद्ध शक्ति अधिनियम के कारण डोनाल्ड ट्रंप की ये मजबूरी हो सकती है। कौन सी मजबूरी? तो युद्ध विराम को बढ़ाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्या मजबूरी? सुनिए। 1973 के युद्ध शांति अधिनियम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना कितने दिनों तक सेना भेज सकते हैं? तो केवल 60 दिनों तक सेना भेज सकते हैं। कितने दिन तक के लिए? 60 दिनों के लिए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? तो एंटोनियो गुटेरेस का जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। तो जनवरी 2027 से कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र के कौन से नंबर के महासचिव होंगे? तो 10वें नंबर के महासचिव होंगे, जबकि एंटोनियो गुटेरेस ये 9वें नंबर के महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। महासचिव पद की दौड़ में शामिल मिशेल बैचलेट किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं? तो चिली देश की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं जो महासचिव पद की दौड़ में शामिल हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान प्रमुख कौन हैं जो महासचिव पद के उम्मीदवार हैं? तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, उनका नाम है राफेल ग्रोसी, और राफेल ग्रोसी भी महासचिव पद के उम्मीदवार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंकटाड व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीन्सपैन है जो इस चुनाव में मैदान में है। याद रखिएगा। तो 3 व्यक्ति जो है महासचिव के चुनाव में
यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, 3 नहीं, टोटल 4 व्यक्ति हैं। एक है मैकी साल। तो पहला आप कौन देखे, पहला देखे मिशेल बैचलेट, ये चिली के हैं। दूसरा देखे राफेल ग्रोसी, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के ये वर्तमान में प्रमुख हैं, ये दूसरा व्यक्ति हो गए। तीसरा अंकटाड, जो अंकटाड है, तो अंकटाड की महासचिव हैं रेबेका ग्रीन्सपैन, ये भी चुनाव में है। और साथ ही सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति और महासचिव पद के चौथे उम्मीदवार का नाम है मैकी साल। तो ये 4 व्यक्ति में से ही कोई जो है आगे यूएनओ का महासचिव बनेगा। ठीक है, नए महासचिव के नाम की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, मोस्ट VBI, तो ट्रिग्वी ली थे। यह नॉर्वे के थे, कहाँ के, नॉर्वे के। म्यांमार वर्मा के उस व्यक्ति का नाम क्या है जो संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव रहे थे, तो उनका नाम था यू ठांट। सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए नाम पर अंतिम सहमति किसके द्वारा दी जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक घटनाक्रम। तो आर्थिक घटनाक्रम को अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस किया गया है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया गया है, एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से इसका PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू।